तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 9, लेवी एंड कलेक्शन। बोलो सर लेवी क्या होता है? कोई बता सकता है लेवी क्या होता है? टैक्स लगना एंड एवर टैक्स कलेक्ट होना। हिमानी और क्या नाम है, रिमशा, नहीं रिमशा यही नहीं आज, दीपाली और उसी। सबसे पहली बात, जब भी आप लोग लॉ पढ़ते हो ना, नजर में कितनी बार बोला, लॉ में हमेशा ना जो 5 या 6 क्वेश्चन है ना, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहा, उसका रिप्लाई होना चाहिए हमेशा। फिर लॉ आपको हमेशा समझ में आ जाएगा। क्या, क्यों, कब, कैसे, कहा, किस लिए। ठीक है। जब भी आप लोगों को इन क्वेश्चंस का रिप्लाई चाहिए ना, किसी भी चीज को समझने के लिए, तो डेट इज अ, इन इन चीजों का रिप्लाई आपके पास होना चाहिए। ठीक है। सेक्शन 9 पता है क्या बोलता है? सेक्शन 9 आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे पहले ये बताइए कि टैक्स किसके ऊपर लगेगा, और ये कहाँ लिखा हुआ है कि टैक्स लगेगा। कुछ दिन पहले मेरे क्लाइंट ने, जो पढ़े लिखे थे, काफी अच्छा पढ़े लिखे थे, उन्होंने सबसे पहले ही बताया, पूछा इन्होंने कि बोला कि देखो रजिस्ट्रेशन लेना तो लिखा हुआ है सेक्शन 21 में, ये कहाँ लिखा हुआ है कि टैक्स पे करना है, और टैक्स पे करना तो टैक्स किसे पे करना है, ये कहाँ लिखा हुआ है, ढूंढो। मेरे को 2 घंटे लगे ढूंढने में, जबकि मैं डेली पढ़ाता हूँ बच्चों को, कि वो सब इन्होंने इसमें लिख रखा है सेक्शन 9 में। क्लाइंट तो क्लाइंट है ना, बोलता है कि चलो आपने ये बोला जीएसटी 20 लाख से ऊपर तो पे करना है, बोला चलो पे करूंगा, मैं रजिस्ट्रेशन भी लूंगा, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि मुझे टैक्स पे करना है? वो सेक्शन 9 में लिखा हुआ था। ठीक है। तो सेक्शन 9 में ये लिखा हुआ है, सबसे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि सेक्शन 9 में पहला क्लॉज तो ये लिखा है कि किस पे जीएसटी लगेगा, फिर जीएसटी किस पे नहीं लगेगा। ठीक है। और कुछ सर्विस और गुड्स ऐसे हैं, आज कितनी तारीख है? ओके। कुछ कुछ जीएसटी है, जैसे देखो जीएसटी कौन पे करता है, परचेजर या सेलर? आप लोग बताइए पहले मुझे। सपोज करो हिमानी एंड हिमानी लिमिटेड एंड दूसरी कौन है, दीपाली लिमिटेड। हिमानी लिमिटेड ने अपना सामान बेचा दीपाली लिमिटेड को, दीपाली को। अब इसमें कौन किसको जीएसटी पे करेगा बताइए मुझे। और उसी बताओ कौन किसको टैक्स पे करेगा, जीएसटी कौन किसको पे करेगा? हिमानी ने दीपाली को सामान भेजा है, हे भगवान। दीपाली आप बताइए। ये होता है ऑनलाइन क्लास में, बच्चे होते नहीं है। आरुषि? सर हाँ जी दीपाली बताइए, आप बताइए इसमें सर टैक्स जो कौन, जीएसटी कौन और किसको पे करेगा? सर जो परचेज करता है ना वो जीएसटी पे करता है। किसको पे करता है? तो जिसे बोलो बोलो, सही बोल रहे हो भाई। मतलब ये दीपाली है, इसको पे करेगी, करेक्ट? यस गुड। इसको लॉ में कहा गया जीएसटी, बोला गया रिसिपिएंट। क्या बोला गया? रिसिपिएंट। जीएसटी रिसिपिएंट। और इसको बोला गया सप्लायर। ठीक है। यस सर। तो जो हिमानी ने कुछ सामान बेचा दीपाली को, तो रिसिपिएंट विल पे जीएसटी टू सप्लायर, सप्लायर पे करेगा किसको?
गवर्नमेंट को, ओके, करेक्ट। यस सर। yes, अपना आईटीसी माइनस करके गवर्नमेंट को पे कर देगा। ये ऑलरेडी हम पहले दूसरे क्लास में सीख चुके हैं। ठीक है, हिमानी एंड दीपाली एंड आरुषि। यस सर। बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहां पर रिसिपिएंट जीएसटी पे करेगा। कौन पे करेगा? रिसिपिएंट। यस सर। दिमाग थोड़ा सा घुमा। 15 सर्विसेज हैं, 15 सर्विसेज हैं, 15 से 20 सर्विस, सॉरी 15-16 सर्विसेज हैं जहां पे कौन टैक्स पे करेगा? रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा। तो एग्जाम्पल मैं देता हूं, थोड़ा सा पहले घुमाने से पहले, दिमाग घुमाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको लॉजिक बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। देखिएगा, हिमानी लिमिटेड, दीपाली लिमिटेड, ठीक है, यहाँ पे अच्छा मैंने अपनी क्लासेस में ऑलरेडी बता रखा है पर्सन कितने तरीके के होते हैं। 14। गुड। दीपाली, पर्सन जो होते हैं ना जिसपे जीएसटी चार्ज किया जाता है, 14 तरीके के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंडिविजुअल होता है, जैसे आप, मैं, रोहन, सोहन, मोहन, राम, गीता, सीता। ठीक है, उसके बाद yes आता है sir, कंपनी, जैसे रिलायंस लिमिटेड, एयरटेल लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, टाटा टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, वो होता है कंपनी बोलते हैं। फिर आता है फर्म, फिर आता है एलएलपी, जैसे हमारी है टीकेसी एकेडमी। वैसे एक हमारी एक और फर्म है टीकेसी, तरुण गंधारी कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है जी, जिसमें 30 साल पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उसमें ये फर्म 30 साल पुरानी है। उसके अलावा आता है जैसे सोसाइटी, ट्रस्ट, फॉरेन कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। तो ऐसे मिला करके 34 तरीके के पर्सन है, जो मे बी सप्लायर भी हो सकता है और रिसिपिएंट भी हो सकता है। तो जब नॉर्मली टैक्स कौन पे करता है? सप्लायर पे करता है, करेक्ट। बट देयर आर सम स्टांसेस वेयर रिसिपिएंट पे करता है जीएसटी। बोलोगे सर ये जीएसटी ऐसा क्यों होता है, मतलब कि जहां पे रिसिपिएंट क्यों पे करता है? तो मैं ना थोड़ा सा ना लॉजिक बताने की कोशिश करता हूं मैं आपको, ठीक है, कि आरसीएम आया क्यों। जैसे कि अच्छा, जब जब रिसिपिएंट पे करता है ना, उस मैकेनिज्म को बोलते हैं आरसीएम, रिवर्स और चार्ज मैकेनिज्म। मतलब जहां पे कौन पे करता है? रिसिपिएंट जीएसटी जब पे करता है ना, उसको हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिसिपिएंट का मतलब मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली तो सप्लायर पे करता है ना गवर्नमेंट को। मैं दोबारा क्लियर करता हूँ, देखो, नॉर्मल केस में दीपाली ने इसको टैक्स जीएसटी पे किया और हिमानी ने गवर्नमेंट को पे कर दिया, ठीक है। लेकिन सब स्टांसेस ऐसे हैं जहां पे केवल रिसिपिएंट जो है ना, ये दीपाली लिमिटेड, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगी। ओके। वो होता क्यों बताता हूँ। जैसे सपोज करो, जैसे किस चीज पे, जैसे जीटीए समझते हो, जो ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं ना, ट्रांसपोर्ट वाले कौन होते हैं? छोटे छोटे लोग ही तो होते हैं। टेम्पो परचेज कर लेते हैं, 420 परचेज कर लेते हैं और सामान इधर से उधर बेचते रहते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या ये साल में 20 लाख का सामान बेचते होंगे? जो छोटे मोटे बिजनेसमैन है, जैसे ये टेम्पो वाले हैं, टेम्पो ट्रैवलर वाले, जो टाटा 420 ले लेते हैं, ठीक है, और गुड्स का इधर उधर करते रहते हैं। और ज्यादातर सामान किसमें होता है? कैश में होता है। अब एक बात बताओ, जैसे मैं yes एग्जांपल sir, लेता हूँ कि कोई कोई बड़ी सी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से सामान का लाना ले जाना होता रहता है, ठीक है, बहुत बार लाया ले जाए, ये 407 वाला बंदा, ये गाड़ी है, ठीक है भाई,
इससे सामान लाया ले गया, लाया ले गया, लाया ले गया, लाया, और ये बोलता है साहब एक काम करो, मेरा बैंक अकाउंट तो है नहीं, आप कैश कैश में सामान दे दो, पैसे दे दो। अब ये 20 लाख क्रॉस हुआ, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? सामान तो कैश में है। और ऐसे ये वाला बंदा जो होगा ना, जय महाकाली ट्रांसपोर्टर, जय माँ जगदम्बे ट्रांसपोर्टर, माँ भवानी ट्रांसपोर्टर, ये जितने भी ट्रांसपोर्टर वाले होते हैं ना, नॉर्मली इनका ज्यादातर काम, मैक्सिमम काम कैश में होता है। तो कैश का काम पकड़ में तो आएगा नहीं। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि मैं अगर ये 20 लाख क्रॉस भी कर जाएगा ना तो पता पता सॉरी पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मान लो ये जय 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 महादम्मा वाला जो बंदा है, वो एबीसी लिमिटेड में भी काम कर रहा है, हिमानी लिमिटेड में भी काम कर रहा है, रिंसा लिमिटेड में भी काम कर रहा है, रिलायंस में भी काम कर रहा है, और सबसे कैश लेके निकल जाता है। बोलता है कैश दोगे तो सामान पहुंचाऊंगा, नहीं तो नहीं पहुंचाऊंगा। तो अल्टीमेटली जो कंपनी का जो बंदा है उसको तो काम कराना ही कराना है। तो गवर्नमेंट को ये चीजों को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल सा लग रहा था। तो अभी एक चीज बताओ मुझे, इस केस में सप्लायर कौन है, रिसिपिएंट कौन है, मुझे पहचान करके दो। अगर ये वाला बंदा जो महाकाल वाला है, महाकाली ट्रांसपोर्टर, और ये एबीसी लिमिटेड है, अगर इसको टम्पो से सामान भिजवाना है कहीं पे, एबीसी लिमिटेड को अपना सामान भिजवाना है कहीं पे, किसको बेचना है सामान? अब देखना, बहुत ट्रिकी एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, बहुत ट्रिकी है, समझ लो। यहाँ पे नितेश लिमिटेड को सामान ही बेचा हुआ है 100 kg, 100 बॉक्सेस ऑफ परफ्यूम। कौन बेच रहा है? एबीसी लिमिटेड मेरे को बेचने जा रहा है। अब इसको ये बॉक्सेस सब बेचेगा तो ये तो खुद तो लेकर के आएगा नहीं। यस सर। ये महाकाल वाले के पास गया, महाकाल वाला इसको बेच दे सामान, इसको सामान वहां पहुंचा के आओ नितेश लिमिटेड के पास। महाकाल वाले ने बोला जी 20,000 रुपये चार्ज करूंगा। बोला ठीक है, ले भाई 20,000, 20,000 चार्ज कर ले। और ये तो 100 बॉक्स का दाम 1 लाख रुपए है, वो तो हटाओ, वो तो मेरा उसका बात है ना। अब एक बात बताओ, ये जो सामान महाकाल वाला मेरे को लेकर के सामान मेरे तक पहुंचाएगा यहाँ तक, उसका वो सर्विस किसको दे रहा है? एबीसी लिमिटेड को या नितेश लिमिटेड को? किसको दे रहा है? महाकाल वाला सर्विस किसको दे रहा है, एबीसी को या नितेश को? सर एबीसी लिमिटेड। नहीं, महाकाल वाला। यस सर। नितेश लिमिटेड। नितेश लिमिटेड को दे रहा है। किसका आंसर है? दीपाली का? मुझे तो लग रहा है दोनों। बताओ बताओ, ओपन टू बोलो। यस सर। बोलो किसको कौन दे रहा है सर्विस? महाकाल लिमिटेड किसको सर्विस दे रहा है? नितेश को दे रहा है, एबीसी को दे रहा है? सर नितेश लिमिटेड का। ओके, और दूसरा कोई और आंसर? दोनों एग्री हो इस पे? सर कंफ्यूजन है। आपका आंसर क्या है? सर एबीसी लिमिटेड को दे रहे हैं शायद। ओके, एक आंसर एबीसी लिमिटेड है। रोहिला, रोहिला को आवाज नहीं जा रही मेरी, पता नहीं क्यों। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। यस सर। रोहिला, आपकी वॉल्यूम कम है, ठीक करो इसको। सो यहाँ पे तो टाई हो गया भाई। एक बात बताओ, मैं यस कंज्यूमर सर। हूँ, अगर बोलता हूँ मुझे जिससे 100 बॉक्सेस चाहिए, मैं बोलूंगा भाई 100 बॉक्सेस मेरे फैक्ट्री में आ जानी चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे आ रही है। ठीक है, तो इस केस में एबीसी लिमिटेड का काम है कि वो जो 100 बॉक्सेस हो मेरे फैक्ट्री तक पहुंच जाए। यस सर। तो इस केस में महाकाल वाला सर्विस दे रहा है एबीसी लिमिटेड को। तो ये क्या रिसिपिएंट कौन हो गया? एबीसी लिमिटेड। और महाकाल कौन हो गया? सप्लायर। ओके। चलो, इसका दूसरा केस भी ऐसा हो सकता है कि मान लो मैं गया 100 बॉक्सेस लेने एबीसी लिमिटेड से, एबीसी बोल रहा भाई मेरी फैक्ट्री से उठवा ले, मैं भेजूंगा नहीं। ये भी केस हो सकता है ना, दोनों केसेस हो सकते हैं। यस सर।
तो फिर मैं दोबारा गया महाकाल वाले के पास, भाई एक काम कर यार, तू मेरे यहाँ से सामान उठा ले, एबीसी लिमिटेड से उठा के मेरे घर पे दे दे, मेरे फैक्ट्री में दे दे। तो पहले केस में रिसिपिएंट है एबीसी लिमिटेड, और केस 2 में कौन है? नीतीश लिमिटेड। नीतीश लिमिटेड। ठीक है, आप दोनों का आंसर ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा, बट बता दिया कि ऐसा मार्केट में होता है। बट जीएसटी कौन पे करेगा? नॉर्मली जीएसटी कौन पे करता है, सप्लायर रिसिपिएंट? नॉर्मली जीएसटी कौन पे करता है, सप्लायर या रिसिपिएंट? रिसिपिएंट से लेकर के सप्लायर पे करता है ना, किसको? यस सर, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को। यही होता है ना हम्म कि रिसिपिएंट से पैसे लो और गवर्नमेंट को दो, यही होता है ना। लेकिन इस केस में क्या होगा, सप्लायर को बोलेगा जी मैं तो जीएसटी वेस्टी नहीं जानता, मैं पढ़ा लिखा हूं ही नहीं, आप मेरे 20,000 दो और बात खत्म करो। और ये बंदा जो महाकाल वाला है, 20,000 कैश में तो रिकॉर्डिंग होती नहीं कहीं भी, अगर 20 लाख क्रॉस भी हो जाएगा तो पता कैसे चलेगा? तो इस सोच करके गवर्नमेंट को दिक्कत हो रही थी टैक्स कलेक्शन करने में, जीएसटी कलेक्ट करने में। ऐसे केस में तो जीएसटी गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अगर तुम जीटीए की सर्विस लेते हो तो जो टैक्स लाइबिलिटी पे करने की किसकी है? रिसिपिएंट की लाइबिलिटी है गवर्नमेंट तक टैक्स पहुंचाने की। किसकी लाइबिलिटी है? रिसिपिएंट की लाइबिलिटी है। तो जो मेरे एग्जाम्पल में मैंने 20,000 रुपए महाकाल को दिए, तो मैं 20,000 पे 18%, 3,600 रुपए मैं गवर्नमेंट को दूंगा। कौन देगा? नीतीश लिमिटेड या एबीसी लिमिटेड, जो भी रिसिपिएंट होगा। अगर ऐसा मैकेनिज्म होता है तो उस मैकेनिज्म को बोलते हैं आरसीएम। ठीक है, शांति क्यों है भाई? समझ नहीं आया? कहां समझ नहीं आया वो पूछो। हिमानी, दीपाली एंड आरुषि, Yes. प्लीज आस्क as much as question. क्या हुआ दीपाली? क्लास में हो आप लोग? यस सर। तो समझ में आ गया आरसीएम क्या होता है? जहां पे रिसिपिएंट की लाइबिलिटी है गवर्नमेंट तक टैक्स पहुंचाने की। पहले केस में किसकी लाइबिलिटी है? सप्लायर की। अगर सप्लायर कलेक्ट नहीं करेगा तो अपने जेब से भरेगा, और कलेक्ट करेगा तो ठीक है, तो अपने रिसिपिएंट से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेगा। कौन? सप्लायर, नॉर्मल केसेस में। लेकिन जहां पे 15 इंस्टांसेस, जैसे दूसरा एग्जांपल लेता हूं फार्मर्स का, बहुत सारे फार्मर से सामान परचेज करते हैं। Yes, sir. ठीक है, एक कंपनी परचेज करती है फार्मर से। तो कई बार जो कुछ गुड्स को उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में डाला है, जिसमें उसमें लगता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, कुछ प्रोडक्ट्स महंगे वाले जो है, बताऊंगा लिस्ट शेयर कर। ठीक है, तो उस केस में एग्रीकल्चर केस में उन्होंने कंपनी के ऊपर लायबिलिटी लगा दी कि कंपनी खुद टैक्स पे करेगा, क्योंकि देखो फार्मर्स कहाँ जाएंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने? ठीक है, तो कई उस केस में क्या लगा दिया उन्होंने, जो फार्मर्स होते हैं ना, जो कंपनी है वो खुद आरसी में टैक्स पे करेगी। ठीक है, मतलब कि कलेक्शन, ताकि गवर्नमेंट का कलेक्शन इजी हो जाए। अब एक बात बताओ, 100 ट्रांसपोर्टर पकड़ना इजी है कि एक कंपनी पकड़ना इजी है? तो गवर्नमेंट ने किस पे लगा दिया? कंपनी के ऊपर लगा दिया कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे या कुछ ऐसी सर्विसेज है जिसपे रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा। ठीक है जी। यस सर। अब चलते हैं हम इसके एक्ट के ऊपर, लेवी एंड कलेक्शन। सबसे पहले आप इस एक्ट को पढ़िए। ये सेक्शन 9 है और ये क्लॉज 1 है। ठीक है, subjected to provision of subsection 2, there shall be levied a tax called the CGST
ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई। सबसे पहले आपको समझना होगा कि इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है, बताता हूं क्या होता है, होल्ड करो। ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन on the value determined under section 15 at the such rate not exceeding the 20% 20%. as may be notified by the government on the recommendation of council and collect in the such manner as we prescribe and shall be paid by the taxable person। देखो क्या कहता है सेक्शन, पढ़ो दोबारा पढ़ो, लॉ की लैंग्वेज। सब्जेक्टेड टू द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 2, क्लॉज सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 ये है, इसको छोड़ करके देयर शैल बी अ टैक्स कॉल्ड सीजीएसटी। एक वहां पे कह रहा है देयर शैल बी अ टैक्स, एक टैक्स लगेगा जिसे हम सीजीएसटी बोलेंगे। किस पर लगेगा? ऑल इंटरेस्टेड सप्लाई पे लगेगा। किस पे लगेगा? ऑल इंटरेस्टेड सप्लाई पे। किस चीज की सप्लाई पे? गुड्स और सर्विस की सप्लाई पे, एक्सेप्ट दारू को छोड़ दो, अल्कोहल व्हीकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन उसको छोड़ दो, उस पे हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15, ये जो कोई भी सामान बेचोगे, कोई भी गुड्स का, कोई भी सर्विस का वैल्यू कितना है, 100 रुपए का है कि 1 करोड़ का है, 10 रुपए का है कि 1 लाख का है, वो कौन वैल्यू बताएगा? वो वैल्यू बताएगा सेक्शन 15। और किस रेट से लगेगा? एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट बट नॉट एक्सीडिंग 20%। मतलब गवर्नमेंट ने ये बोला है कि सीजीएसटी एक्ट में हम 20% से ज्यादा जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है? यस सर। और कैसे कलेक्ट किया जाएगा? shall be collected in the manner as we prescribe and shall be paid by the taxable person। देखो इन्होंने बोला है कौन पे करेगा? टैक्सेबल पर्सन। समझ में आया? और कैसे पे करेगा? एज वी प्रिस्क्राइब, जीएसटी 3B के थ्रू। जो आप लोग प्रैक्टिकल सीखने आए हो ना कि जीएसटी 3B क्यों फाइल करते हैं, भाई सेक्शन में लिखा हुआ है कि जो बंदा टैक्स कलेक्ट करेगा, जो सप्लायर टैक्स कलेक्ट करेगा, वो गवर्नमेंट को टैक्स भी तो पे करेगा। कैसे पे करेगा? जीएसटी 3B के थ्रू पे करेगा। कौन से अमाउंट पे टैक्स कलेक्ट करेगा? वो सेक्शन 15 बताएगा कि किसी भी सामान की वैल्यू कितनी होती है, 1000 होती है कि 1 लाख होती है, तो जीएसटी 1 लाख पे लगेगा कि 1000 पे लगेगा, वो कौन बताएगा? सेक्शन 15 बताएगा। सेक्शन 9 तो केवल ये बोलता है कि भाई साहब सारे इंट्रास्टेट सप्लाई पे, सारे इंट्रास्टेट सप्लाई पे टैक्स पे करना है। और टैक्स कितना पे करना है? 20% से ज्यादा नहीं। और किस पे कितना पे करता है वो भी कौन बताएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा। और वो मैंने पहले बता चुका हूँ, एचएसएन कोड लिखा होता है, एचएसएन कोड वाइज लगता है। ठीक है? और कैसे पे करेगा? एज वी प्रिस्क्राइब, मतलब जीएसटी 3B में। और कौन पे करेगा? सप्लायर पे करेगा। इंट्रास्टेट का सप्लाई का मीनिंग बताता हूं, सबसे पहले ये सुन लो। देखो भाई साहब, सब इंट्रास्टेट सप्लाई का मीनिंग क्या होता है, आप दोनों सुनिए, तीनों सुनिए। अगर आप दिल्ली के बंदे हो, दिल्ली में रजिस्टर हो, रजिस्ट्रेशन कहाँ पे लिया आपने? दिल्ली में। लास्ट क्लास में रजिस्ट्रेशन बताया था मैंने, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। हिमानी ने बैठे खुद से अपने हाथों से किया था। यस सर। अगर आप दिल्ली में, आपकी दुकान है, दिल्ली में आपकी फैक्ट्री है, दिल्ली में आपकी कंपनी है, दिल्ली में आपकी शॉप है, और आप दिल्ली से बाहर बेचते हो, हरियाणा में, मुंबई में, बिहार में, उत्तराखंड में, अगर आप दिल्ली से दिल्ली बेचोगे तो उसको बोलते हैं हम इंट्रास्टेट। इंट्रा स्टेट, इंट्रा ए स्टेट। यस। और अगर आप दिल्ली से दिल्ली के बाहर बेचते हो, दिल्ली से दिल्ली के बाहर बेचते हो, उसको बोलते हैं हम इंटर स्टेट। इंटरस्टेट। क्लियर है? यस सर। तभी तो बस स्टैंड पे जाते हो ना, कभी जाना आईएसबीटी पे क्या लिखा होता है? इंटर स्टेट बसेस।
मतलब राज्यों के बीच में अगर आप कुछ करते हो जाएगी बस, उसको इंटरेस्टेड बस बोलते हैं। और अगर आप राज्यों के बीच में सप्लाई करोगे उसको क्या बोलते हैं हम? इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड सप्लाई। और राज्यों में करोगे मतलब दिल्ली से दिल्ली में करोगे, वैसे ही अगर कोई बंदा हरियाणा का है और हरियाणा में बेचता है उसको इंट्रास्टेट कहेंगे। क्या कहेंगे? इंट्रास्टेट। कोई इंटरेस्टेड। बिहार का है बिहार में बेचता है, इंट्रास्टेट। कोई उत्तराखंड का है उत्तराखंड में बेचता है, इंट्रास्टेट। हम्म। ठीक है। कोई उत्तराखंड से दिल्ली बेचता है, इंट्रास्टेट। समझ में आ गया? वैसे इसकी भी यस सर। डेफिनेशन दी हुई है, पढ़ लेना आप ऊपर सेक्शन 2 में दी हुई डेफिनेशन। क्लॉज 2 क्या कहता है? द सेंट्रल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड इन 5 जगहों पे, पेट्रोल पे, हाई स्पीड डीजल पे, मोटर स्पीड पे, नेचुरल गैस पे और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे। पेट्रोल पे, डीजल पे, मोटर स्पीड मतलब जो पेट्रोल होता है वो, नेचुरल गैस, और इससे जिसे जहाज चलता है उस पे जीएसटी एविएशन नहीं लगेगा। नहीं लग। तो क्या लगेगा? वैट लगता है अभी भी, ठीक है, उस पर जीएसटी लगता है। और यहाँ पे भी जो ह्यूमन कंजम्पशन है ना, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, हम्म। ये इसको दारू बोलते हैं हिंदी में, इस पे भी जीएसटी नहीं लगता है। इस पे क्या लगता है? वैट लगता है। राइट। ठीक है, लॉजिक में बता चुका ऑलरेडी। जीएसटी पे यस। 20% ज्यादा टैक्स लगा नहीं सकते आप लोग, ठीक है। हाँ। और इस पे 100% से ज्यादा टैक्स लगता है। समझ में आया? यस अगर सर। पेट्रोल की आज अगर 100 रुपए है ना, अगर आज मार्केट में जाते हो पेट्रोल डलवाने, अगर आप स्कूटी वगैरह चलाते हो, कार वगैरह चलाते हो, तो पेट्रोल का रेट 100 110 रुपए है, 105 रुपए है। और हर एक अलग अलग स्टेट में डिफर करता है। इसका रीजन यही है कि इसके ऊपर टैक्स जो है 100% से ज्यादा लगता है। और अगर ये जीएसटी में आ गया ना, तो 20% से ऊपर टैक्स चार्ज कर नहीं सकते। तो पेट्रोल का प्राइस जब 50 रुपए का है ना, तो 50 रुपए टैक्स है, कितना हो जाएगा? 100 रुपए। अगर इसको जीएसटी में ले आओगे तो 50 का 20% 10 बनता है, 60 रुपए हो जाएगा पेट्रोल। वैसे ही जब दारू की बोतल है कोई, इस पे 100% 200% लगता है जीएसटी। मान लो 300 रुपए की बोतल आती है, 100 रुपए पे 200% टैक्स लगा रखा है आजकल जो वैट लगता है। अगर उसको जीएसटी में ले आओगे तो 20% लगेगा मैक्सिमम, तो 120 रुपए की बोतल हो जाएगी। 300 रुपए वाली बोतल कितने में हो जाएगी? 120 रुपए में। 100 रुपए वाली पेट्रोल कितने में हो जाएगी? 60 रुपए में। तो इसलिए इनको जीएसटी में लाया नहीं गया है, रेवेन्यू कम हो जाएगा हमारे गवर्नमेंट्स का, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू हमारा यही है ना, मतलब पेट्रोल्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो यही है, मैक्सिमम टैक्स लगता है इसके ऊपर। तो हो सकती है, चर्चा हो रही है आजकल, हो सकता है अगर इसको भी इन्होंने, अगर इसको जीएसटी, अगर पेट्रोल को अगर इन्होंने जीएसटी में कवर कर दिया तो आपका इन्फ्लेशन बहुत कम हो जाएगा भारत में। पूछो कैसे, कोई पूछना चाहेगा? सर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह तो मतलब वो सस्ता हो जाएगा तो फिर हर चीज के प्राइस भी अपने आप ही हो जाएंगे। सस्ते हो जाएंगे। मतलब कम हो जाएंगे सर। हाँ सस्ते, मैं भी सस्ता ही बोल रहा हूँ, सही बात है, गुड, ब्रॉड विजन है तुम्हारा। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट में, अब देखो यहाँ पे तीसरा क्लॉज क्या कहता है, ये आरसीएम वाला क्लॉज है, हम्म। ये वाला और ये वाला, ये दोनों आरसीएम वाला क्लॉज है। पढ़ो अब इसको। अच्छा, इसकी बुक है दीपाली, हमारे पास इसकी यस बुक सर। है, हमारे पास इसकी बुक है। नेक्स्ट यस क्लास सर। में ट्यूजडे को आओगे ना ऑफलाइन क्लास में, बुक ले लेना वहां पे, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा, द सेंट्रल में, द गवर्नमेंट में यस ऑन सर। द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ गुड्स, 10 मिनट्स में भी और हो जाएगा, स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ गुड्स of services or the tax on which shall be paid on reverse charge basis by the recipient, कौन पे करेगा? recipient, on रेसिपिएंट। such goods or services or both, and all the provisions of this act apply to the such recipient as if he is the person liable to paying tax in relation to the supply of goods or services or receive both। देखो ये कहता है कि गवर्नमेंट ने, देखो द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, काउंसिल समझते हो क्या होता है?
काउंसिल समझते हैं क्या होता है? एक ना बोर्ड है, कमिटी है इनकी, इनडायरेक्ट टैक्स की कमिटी है। उसमें आईआरएस भी है, फाइनेंस मिनिस्टर भी है, बड़े बड़े लोग हैं, आईआरएस, आईपीएस, ठीक है। तो वो लोग ना रिकमेंड करते हैं कि कुछ गुड्स के, कौन से गुड्स के ऊपर सब आरसीएम में रखना है, या कौन से सर्विसेज को आरसीएम में रखना है। तो गवर्नमेंट ने यही बोला है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन इशू करके कुछ गुड्स के ऊपर वो और सर्विसेज के ऊपर टैक्स कौन पे करेगा? रिसिपिएंट पे करेगा, ठीक है। यस सर। बोला गया है। वैसे ही नेक्स्ट लाइन आ जाओ। The government may, on the recommendation of council by notification, specify a class of a registered person who shall, in respect of supply of a specified category of goods or services or both, receive from an unregistered person. ये कहता है, ये वाला क्लॉज ये बोलता है कि अगर आप किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई गुड्स परचेज करते हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई गुड्स परचेज करते हो और कितना, एक स्पेसिफाई अमाउंट से ऊपर, तो आपको आरसीएम पे करना पड़ेगा। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। चौथे क्लॉज को समझ तो आया नहीं होगा, बट एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो बेस्ट एग्जांपल दूंगा। जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, या कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं, बोलो यस नो। यस सर। वो सीमेंट परचेज करते हैं। यस सर। तो उन्होंने ये बोला कि अगर आप सीमेंट परचेज कर रहे हो और टोटल परचेज का अगर 80% आपने बैंक से नहीं किया है, मतलब कैश में किया है, कितना, 20% से ज्यादा अगर आपने कैश में किया है, 20% से ज्यादा अगर आपने कैश में किया है, तो जितना ज्यादा किया है उस पे आपको आरसीएम पे करना पड़ेगा। किससे किया है? अनरजिस्टर्ड पर्सन से किया है। पहले ये सेक्शन पता है कब आया था? ये सेक्शन आया था कि अगर किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आपने 5,000 से ऊपर सामान परचेज किया है एक मंथ में, 5,000 पर मंथ, वन पर्सन से, एक पर्सन से एक महीने में 5,000 से ऊपर अगर कोई सामान परचेज किया है, तो कौन पे करेगा? रिसिपिएंट। इसमें पता है कौन फंस गया फिर? चाय वाला। अगर एक चाय वाला बंदा सड़क पर बैठा हुआ है और अगर वो कंपनी में चाय बेचता है और चाय बेचने से पैसे लेता है, और अगर उसमें 100 एम्प्लॉई हैं, तो उसका बिल तो 5,000 से ऊपर होगा ही होगा एक महीने का। यस सर। यस सर। तो गवर्नमेंट ने बोला कि उस केस पे कौन टैक्स पे करेगा? कंपनी पे करेगी, प्लीज। ठीक है। तो उस टाइम इस क्लॉज पे बहुत हंगामा हुआ, तो इस क्लॉज को फिर इन्होंने बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। तो बाद में उन्होंने स्पेसिफाई किया कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है और कुछ स्पेसिफाइड गुड्स बेचते हैं, जैसे सीमेंट, ठीक है, अगर उन्होंने उसमें 20% से ज्यादा परचेज किया है, किसी कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी ने 20% से ज्यादा अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया है ना, तो उसको जितना ज्यादा परचेज किया उसके ऊपर आरसीएम पे करना पड़ेगा, ताकि जो कैश पे परचेज जो करते हैं ना, उस चीज को रोका जा सके। अगर तुम, जाहिर सी बात है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन से अगर तुम सीमेंट परचेज करोगे तो गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा, अनरजिस्टर्ड से परचेज करोगे तो टैक्स नहीं जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको आरसीएम में डाल दिया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये अनरजिस्टर्ड पर्सन पे एप्लीकेबल होता है 9(4) और सेक्शन 9(3) रजिस्टर्ड पर्सन पे एप्लीकेबल होता है, उसकी लिस्ट अलग से है, लिस्ट में पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। और ये एप्लीकेबल होता है आपका, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस टैक्स ऑन इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ विच शैल बी पेड बाय इको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। कह रहा है उन्होंने एक आरसीएम में लगाया, जैसे कि आप लोग अमेजन है, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, उबर, ओला, ये सब बोलते हैं इनको ई कॉमर्स ऑपरेटर बोला जाता है इन लोगों को। क्या बोलते हैं? उसके बाद आपका जो खाने में क्या है, वो स्विगी, ये सब कंपनियों क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है।
इस केस में जीएसटी आप लोगों को पे कौन करता है इस केस में? अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा। ई कॉमर्स वाला टैक्स पे करता है, इसको ही बोलते हैं आरसीएम में पे करना। आपका पहले टैक्स काट के वो पे करते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है जी। तो सेक्शन 9 आप लोगों का क्लियर हो गया है। अब पहले ये बताएं सेक्शन 9 में क्या क्या डाउट है। आरसीएम, एफसीएम, जीटीए क्या होता है, ट्रांसपोर्टर क्या होता है, इंट्रा स्टेट क्या होता है, इंटर स्टेट क्या होता है। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो बताइए, अदरवाइज मैं आरसीएम की लिस्ट खोलूंगा और वो लिस्ट पढ़ाऊंगा। जल्दी जल्दी बताइए मुझे। सर जीटीए। जीटीए होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अच्छा। जो हमारा सामान का आना जाना करता है, प्लस हम्म। कंसाइनमेंट नोट देता हो। अगर कंसाइनमेंट नोट नहीं देता है तो वो जीटीए नहीं है। हिंदी में धर्म काटा पर्ची बोलते हैं। अच्छा। मतलब वो जो सामान तौलने का जो पर्ची नहीं होता कि इतना किलो है हमारे ट्रक में यस सर। सामान, तो अगर वो कंसाइनमेंट नोट नहीं देगा तो वो जीटीए नहीं है, वो हम्म। सिंपल ट्रांसपोर्टर है। और अगर सिंपल ट्रांसपोर्टर है तो जीएसटी नहीं लगेगा, अच्छा। सॉरी आरसीएम में नहीं लगेगा। ठीक है जी। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन।